आप में से जिस किसी भी जिज्ञासु अथवा दर्शक को यह समस्या हो या उनके बंधु बांधव परिजन में भी जिस किसी को भी यह समस्या है शुगर बीपी आदि की, और वो लंबे समय से दवा खा रहे हैं लेकिन इससे मुक्ति नहीं मिल रही है, तो हमारे बताए कुछ व्यायाम और प्राणायाम का अभ्यास आप कर लीजिए। आप पाएंगे कि 5-7 मिनट जाते जाते आपका यह शुगर बीपी तो नॉर्मल होगा ही होगा। यदि आप इसको अपने निरंतर डेली रूटीन में इस व्यायाम प्राणायाम को रखते हैं डेली वर्कआउट में, तो यकीनन मान के चलिए कि आपका संपूर्ण शरीर आरोग्यता को प्राप्त कर ये बीपी और शुगर के जो लक्षण आपका शरीर आपको प्रदर्शित कर रहे हैं ये भी नष्ट हो जाए। आप लोगों को यह बात जानकर हैरान नहीं होना चाहिए कि हमारे संपूर्ण शरीर में प्राकृतिक रूप से 5-5 वैद्य पहले से ही क्रियारत हैं, और इन 5 वैद्यों के ऊपर एक सीएमओ क्रियारत है, जिसका कार्य ही यही है कि संपूर्ण शरीर की निगरानी करते हुए शरीर को आरोग्य रखे। इन 5-5 वैद्य और 5 वैद्य पर एक सीएमओ निरंतर क्रियारत होने के बावजूद भी हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है। हम इस पर विशेष ध्यान नहीं देते। इसका मुख्य कारण जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, आपने तो कभी अपने शरीर के किसी भी मैकेनिज्म पर ध्यान ही नहीं केंद्रित किया। अगर अपने शरीर के मैकेनिज्म को भी आप जान ले तो आप इन 5 वैद्य और 5 वैद्य के ऊपर जो सीएमओ है उन्हें जान समझ लें। चूंकि ये 5 वैद्य और जो ये सीएमओ साहब हैं, इन पर हम किसी अन्य प्रस्तुति में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की प्रस्तुति में हम सिर्फ और सिर्फ विषय पर केंद्रित रहते हैं। तो कितने ताज्जुब की बात है कि हमारे शरीर में 5-5 वैद्य और 5 वैद्य पर एक सीएमओ होने के बावजूद भी हमारा शरीर बीमारियों से घिर जाता है। तो इसका मुख्य कारण शायद कि कभी आपने गौर किया हो कि समूचे संसार में जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों में हम मनुष्य का ही केवल लाइफ स्टाइल बदला हुआ है। अन्य जितने भी जीव जंतु हैं वो प्राकृतिक अपने लाइफ स्टाइल पे ही डिपेंड है, जो आदि समय से चलता आ रहा है उनका रूटीन। लेकिन हमारा जो संपूर्ण लाइफ स्टाइल है ये अन्य जीवों की अपेक्षा बदला हुआ है। न हमारे सो के उठने का समय निश्चित है, न सोने का समय निश्चित है, न हमारे खाने का समय निश्चित है, न हमें क्या खाना चाहिए, क्या हमारा डाइट होना चाहिए, कैसा हमारा आहार विचार व्यवहार, सब कुछ हमारा बदल चुका है। तो हमारे आहार विचार व्यवहार, हमारी दैनिक दिनचर्या जो बदली हुई है, यह हमारा जो लाइफ स्टाइल बदला हुआ है, ये सारी बीमारियां उन्हीं का परिणाम है। तो चलिए इधर उधर की बहुत सी बातें न करते हुए मुख्य विषय पर आते हैं, जो कि हमारा शुगर और हाई ब्लड प्रेशर आज से रिलेटेड है। तो इसके लिए आपको कुछ व्यायाम और एक प्रमुख प्राणायाम करना नितांत आवश्यक है। इसी से आपके ये शुगर, हाई ब्लड प्रेशर हो अथवा लो ब्लड प्रेशर हो, निरंतर आपके शरीर में जो कब्ज बनता हो, जो आपका माथा घूमता हो, आंखों की रोशनी कम हुई है, थकान लगती है, अथवा थोड़े से आप कुछ काम कर लेते हैं तो हफरा सी स्थिति आ जाती है, काम शक्ति की भी कमी हो गई है, नपुंसकता की सी स्थिति आ गई है, तो ये सारी स्थितियां शुगर के रहते हुए रहेंगे ही रहेंगे। तो आपको ध्यान यह देना है कि यह शुगर कोई रोग न होकर एक लक्षण है, जो कि हमारा शरीर, हमारे बॉडी का मैकेनिज्म उसे प्रदर्शित कर रहा है, हमें कुछ इशारा कर रहा है। हम उसे समय रहते ध्यान नहीं देते, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें गोलियों के सहारे डिपेंड कर देते हैं। सारा जीवन हमारा गोलियों के सहारे चलता चला जाता है, किंतु ये शुगर साथ नहीं छोड़ता। तो विशेष आपको बताते चले कि यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी ने घर कर रखा है, तो सबसे पहले आप अपने शरीर में अपान की क्रूरता को नष्ट करिएगा। यदि आपने अपने शरीर में अपान की क्रूरता को नष्ट कर दिया तो यकीन मान के चलिए कि आपके शरीर में ये जितने भी रोग घर करके बैठे हुए हैं, तो उनका घर जिस जमीन पे बना हुआ है वो जमीन ही नष्ट हो जाएगा। अर्थात यह कि अपान की क्रूरता नष्ट हो गई तो मानिए कि ये सारे रोग जो आपके शरीर में घर बनाए बैठे हैं, इनका जमीन नष्ट हो गया। और जब जमीन ही नहीं रहेगा तो घर किस पर टिकेगा। तो ऐसे यह कि आप अपान की क्रूरता को सबसे पहले नष्ट करिए। अपान की क्रूरता को नष्ट कैसे किया जाए, प्रस्तुति में आप बने रहिएगा, अंत में हम इसे आपके साथ साझा करेंगे। हमारे द्वारा बताए इस व्यायाम और प्राणायाम का यदि आप 5-7 मिनट अभ्यास करते हैं, उसके बाद आप अपने बीपी और शुगर को चेक करेंगे तो वो तो आपको नॉर्मल मिलेगा, किंतु इसका आशय यह नहीं कि आपके बीपी और शुगर सदा सर्वदा के लिए सामान्य हो गए। जी बिल्कुल नहीं, यह क्षणिक सामान्यता है। क्योंकि हमारा जो मैकेनिज्म है बॉडी का, वो हमारे व्यायाम और प्राणायाम से प्रभावित होकर इस चीज को नॉर्मल कर दिया। तो हमें इसे अपने डेली रूटीन, डेली वर्कआउट में शामिल करना है और निरंतर इसका कुछ दिनों, हफ्तों तक अभ्यास करना है। और यदि आपसे बन सके तो आप अपने समूचे जीवन
कुछ समय निर्धारित कर लीजिए सुबह शाम, इसका अभ्यास करते रहिए। आप यकीन मान के चलिए कि किसी भी प्रकार की कोई बीमारी आपके शरीर में घर नहीं कर पाएगी। तो चलिए अब जानते हैं कि वो कौन सा व्यायाम अथवा प्राणायाम है जिसे करके हम अपने बीपी, शुगर, कब्ज, एसिडिटी आदि को मुक्त कर सकते हैं। तो चलिए शुगर और बीपी से मुक्ति पाने के लिए हम वो व्यायाम और प्राणायाम आपसे साझा किए देते हैं, जिसका अभ्यास आप करके अपने शुगर, बीपी आदि को नॉर्मल करिए, अपने शरीर को आरोग्यता प्राप्त कराइए। तो चलिए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए उन व्यायाम को आपसे साझा करते हैं जिन्हें करने से हमारा बीपी, शुगर ये सब सामान्य हो जाएगा। तो उसके लिए आप एक योगा मैट ले लीजिएगा। योगा मैट के ऊपर आप बैठ जाइए। आपको सबसे पहला व्यायाम करना है, अपने पैर के पंजे पर अपने संपूर्ण शरीर को उत्तोलन करना है, अभिप्राय की बॉडी को लिफ्ट कराना है अपने पैर के पंजे पर। कैसे, चलिए हम करते हैं, आप भी इसका अभ्यास करिएगा। आप अपने दोनों पैर के पंजे को सामने रखिएगा। अगर इसे कुछ ऊंचाई देना चाहे तो आप एक टेक, ईंट अथवा पीढ़े आदि का दे सकते हैं, थोड़ी सी और ऊंचाई से प्राप्त हो जाएगी। फिर आपको करना क्या है, लीजिए हम ये भी उतार देते हैं। फिर आपको करना क्या है, अपने ये जो दोनों पैर के पंजे हैं इस पर आप अपने संपूर्ण बॉडी को ऐसे ऐसे लिफ्ट कराइए। पैर के पंजे पे शरीर का उत्तोलन कर लेने के बाद, यानी बॉडी को लिफ्ट करा लेने के बाद, आपको दूसरा व्यायाम करना है। अपने दोनों हाथों को एक समानांतर रेखा में रखिएगा। दोनों भुजाओं को समानांतर स्थित कर लेने के बाद आप अपने आंखों से अपने हाथ के नाखून को देखेंगे। ध्यान रहे, जिस हाथ के नाखून पर आपकी दृष्टि पड़ेगी आपका शरीर उसी तरफ मूव करेगा, संपूर्ण शरीर मेरु आदि के साथ। कैसे, हमारे साथ है, आप इसका अभ्यास करिए, देखिए कि हम कैसे करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे। आरंभ में आप इसका 10-10 की संख्या में अभ्यास कर सकते हैं। 3-4 दिन, 5 दिन हो जाने के बाद आप इसे बढ़ा दीजिएगा, इसकी संख्या और समय दोनों को। आपको बहुत अच्छा रिलीफ होगा। तो तीसरा व्यायाम हम चक्रपाणी क्रिया को करते हैं। चक्रपाणी क्रिया करते ही आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो आप आसन में स्थित होकर सांस को अपने बल से खींचते और छोड़ते हैं, तो आपको ऐसा किए बगैर ही सिर्फ और सिर्फ इस एक क्रिया से आपका यह अनुलोम विलोम प्राणायाम भी हो जाएगा। तो यह चक्रपाणी क्रिया करते कैसे हैं, उसके लिए आपको अपने दोनों हाथ को नीचे करिएगा, हाथ के एक पंजे को सामने रखिएगा, दूसरे पंजे को अपने पीछे कर दीजिएगा और एक हाथ को उठा के मस्तिष्क तक टेक दे दीजिएगा। यह मस्तिष्क पे आएगा तो इस टेक को लेके, मस्तिष्क की टेक को लेके आपका यह भुजा यहाँ पर रुक जाएगा। और दूसरा हाथ जो कि ये नीचे है, इसका पंजा पीछे की तरफ रहेगा और जो उठा हुआ हाथ है इसका पंजा आपको, इसका पंजा सदैव सामने की तरफ रहेगा। अब इस हाथ को नीचे ले आते समय इसको ऊपर ले जाइए। ऊपर ले जाते समय आपके दूसरे हाथ का पंजा सामने की तरफ हो जाएगा और नीचे हुए हाथ का पंजा पीछे की तरफ हो जाएगा। देखकर अभ्यास करिए। ये 3 व्यायाम कर लेने के पश्चात आपको चौथा व्यायाम हस्त उत्तान क्रिया करना है। हस्त उत्तान क्रिया करते ही आपका भस्त्रिका और कपाल भात, ये दोनों प्राणायाम बगैर किए ही स्वतः ही हो जाएंगे। ये आपके सांस का मैकेनिज्म, आपके बॉडी का मैकेनिज्म ये स्वतः ही कंप्लीट कर देगा। उसके मैकेनिज्म को जरा सा समझिएगा। करना क्या है, उसके लिए आप अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और पुनः नीचे ले आएंगे। जब आप हाथ को ऊपर उठाइएगा आप ध्यान दीजिएगा कि आपका शरीर बड़े फोर्स के साथ बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है और जो ही आप हाथ नीचे लाएंगे त्यों ही आपका शरीर बड़ी मात्रा में प्रशोषण कर रहा है, यानी शरीर में स्थित वायु को शरीर से बाहर फेंक दे रहा है। कैसे, चलिए हमारे साथ उसका भी अभ्यास करिए। इस क्रिया को हस्त उत्तान क्रिया कहते हैं। इस प्रकार हस्तुस्तान क्रिया कर लेने के बाद आपको
तड़ासन करना है। तड़ासन करने के लिए आप अपने, जैसा कि आपने सबसे पहला व्यायाम किया कि अपने पैर के पंजे पर अपने शरीर का उत्तोलन आपने किया, यानी कि अपने बॉडी को लिफ्ट कराया। ठीक उसी प्रकार अपने पैर पे अपने बॉडी को लिफ्ट कराते हुए हाथ के पंजे को आपस में मिलाइए और ऐसे उठा दीजिए। ये आपका तड़ासन हो गया। इसी के साथ आपको तिर्यक तड़ासन भी कर लेना है। इस प्रकार आपका तिर्यक तड़ासन भी हो गया। ये तिर्यक तड़ासन कर लेने के पश्चात आप थोड़ा सा मेरु संचालन क्रिया को करिएगा। मेरु संचालन क्रिया करने के लिए आप थोड़ा सा गैप रखिएगा अपने दोनों पैर के पंजों के बीच में और अपने कमर पर हाथ लगाइएगा और इसे इस प्रकार दोनों साइड से चलाने का अभ्यास करिएगा। इन सब क्रियाओं को कर लेने के बाद हो सके यदि आपसे तो आप चक्रासन कर लीजिएगा। यूं तो विशुद्ध चक्रासन करने के लिए थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, जिनका अभ्यास होगा वही कर पाएंगे। अन्यथा के लिए आपको हम एक टेक्निक बता दे रहे हैं। आप अब अपने आसन पर सीधा लेट जाइएगा। इस प्रकार लेट जाने के बाद अपने दोनों हाथ और पैर को इस प्रकार मोड़िएगा और इतना ही उठा दीजिएगा। एक दो बार यह आपको चक्रासन कर लेना है। उसके बाद आप अपने पैर के पंजे को इस तरफ मूव कराएंगे, माने इनका गुणन करेंगे और अंत में अपने हाथ के पंजे से पैर के पंजे को यदि पकड़ सके तो अवश्य पकड़िएगा। तत्पश्चात आप अपने हाथ के पंजे को थोड़ी सी स्टिचिंग दीजिएगा इस प्रकार। इतने व्यायाम कर लेने के पश्चात आप सहज रूप से जिस किसी भी आसन में बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ जाइएगा। अब नंबर आता है प्राणायाम का। ध्यान रखिएगा, व्यायाम कर लेने के उपरांत ही आपको प्राणायाम करना है। पहले व्यायाम फिर प्राणायाम। ये सारे व्यायाम जो हमने आपको बताए इनमें से कोई भी व्यायाम आपको छोड़ना नहीं है। हाँ, कम से कम 10-10 की संख्या में प्रारंभिक अवस्था में आप इसका अभ्यास करिएगा। जैसे जैसे 5-6 दिन गुजर जाए तो आप इसका अभ्यास और इसका संख्या दोनों बढ़ा दीजिएगा। तो इन व्यायाम को कर लेने के बाद आप किसी भी आसन में बैठ जाइएगा जिसमें कि आपको सहजता हो। तो आसन में बैठ जाने के बाद आपको सबसे पहले बाह्य प्राणायाम करना है। तो बाह्य प्राणायाम करने के लिए आपको अपने शरीर में स्थित समुच्चय वायु को नासिका मार्ग से शरीर से बाहर करके सांस को रोक देना है। यह बाह्य प्राणायाम अथवा बाह्य कुंभक हुआ। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम नासिका मार्ग से अपने शरीर के संपूर्ण वायु को छोड़ेंगे। कैसे? आप हमारे साथ इसका अभ्यास करिए। हमने एक प्राणायाम किया, आप इस प्राणायाम को कम से कम 10 की संख्या में अवश्य करिएगा। यह बाह्य प्राणायाम हुआ। बाह्य कुंभक कर लेने के पश्चात आपको चंद्रभेदन कुंभक प्राणायाम करना है। चंद्रभेदन कुंभक प्राणायाम को ही चंद्रभेदी कुंभक प्राणायाम कहते हैं अथवा चंद्रभेदी प्राणायाम भी इसी को कहते हैं। किंतु ध्यान दीजिएगा, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो वो चंद्रभेदन कुंभक प्राणायाम में वायु को अंदर नहीं रोकेंगे। अभिप्राय यह कि अंतः प्राणायाम नहीं करके वो हमारे जैसे आपने बाह्य प्राणायाम किया वैसे ही आप इस चंद्रभेदन प्राणायाम में भी बाह्य कुंभक ही करिएगा, अंतः कुंभक नहीं। यदि आपका बीपी लो रहता है तब आप अंतः कुंभक भी करिए, वो सामान्य हो जाएगा। चंद्रभेदन कुंभक प्राणायाम के लिए आपको सदैव अपने ईड़ा नाड़ी यानी वाम नासिका मार्ग से वायु को शरीर में धारण करना है और वायु को शरीर में धारण कर लेने के पश्चात आपको अपने सांस को थोड़ी देर तक कुंभक करके होल्ड करना है। होल्ड कर लेने के पश्चात जब आपको लगे कि अब वायु को छोड़ना चाहिए तब आप अपने दाहिने नासिका मार्ग यानी पिंगला नाड़ी से अपने वायु का रेचन करें, यानी सने सने सांस को
छोड़ दें। छोड़ लेने के पश्चात आप पुनः प्रथम प्रक्रिया को अपनाएं, यानी बाएं नासिका मार्ग से सांस को अंदर ले जाना है, फिर होल्ड करना है। होल्ड कर लेने के बाद दाहिने नासिका मार्ग से वायु का रेचन कर देना है, यानी छोड़ देना है। छोड़ देने के बाद आपको थोड़ा सा बाएं कुंभक करना है, फिर बाएं कुंभक कर लेने के बाद आपको फिर बाएं से लेना है और दाहिने से छोड़ना है। यह इसकी रीति हुई। हम इसका छोटा सा अभ्यास आपके साथ किए देते हैं, आप भी इसे ऐसे करिएगा। इस सलीके से यह हो गया आपका चंद्रभेदन कुंभक प्राणायाम। और अंत में आपको उद्गीत प्राणायाम अवश्य कर लेना है। उद्गीत प्राणायाम करने के लिए आप अपने हाथ के अंगूठे को अपने कान के छिद्रों में डाल के उसे बंद कर देंगे और अपने आंख पे, मस्तिष्क पे, मुख पे और नासिका पे उंगलियों को ये खड़मुखी मुद्रा में स्थापित करके ओम का नाद अथवा उच्चारण करेंगे एक लय में। इस प्रकार से। हाँ, यदि आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपको यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि आपको भूल के भी कपालभाति जैसा प्राणायाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे शरीर में उष्मा बढ़ेगी। शरीर की उष्मा बढ़ते ही शरीर का पित्त कुपित होगा, और यह जो शुगर का रोग है यह पित्त का ही रोग होता है। यह पित्त जब वातज हो जाता है तब यह बड़ा जटिल हो जाता है, लाइलाज इसे ही कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप मेरे इस बात को समझ गए होंगे। और दूसरा ध्यान आपको यह देना है कि आपको शक्कर अथवा मीठे को गर्म करके कभी नहीं खाना पीना है। जैसे चाय में हम करते क्या है, चीनी डालते हैं तो उसकी तासीर गर्म हो जाती है शक्कर की तासीर जो ही गर्म होगी, गर्म के साथ उसको सम्मिलित करिएगा तो उसकी तासीर हजारों गुना बढ़ जाती है गर्म तासीर के रूप में। यदि उसे ठंडे पानी में या नॉर्मल पानी में मिलाइएगा तो उसकी तासीर को वो ठंडे में तब्दील कर देगा, यानी उसकी तासीर तब फिर ठंड की हो जाएगी। ठीक वही स्थिति दूध में यदि शक्कर मिला दीजिए या गर्म फॉर्म में चीनी या मीठे का जो कुछ भी व्यंजन आप ग्रहण करेंगे वो आपके पित्त को ही बढ़ाएगा और बड़ी मात्रा में यह पित्त बढ़ेगा आपके शरीर में। यदि आप मीठे को गर्म फॉर्म में लेते हैं, अगर उसी मीठे को आप ठंड के फॉर्म में लेंगे तो यह आपके पित्त को नष्ट करेगा। हो सके तो आप चाय के जगह जूस या फल का सेवन करें तो यह बहुत ही उत्तम होगा। और साथ ही साथ यदि देसी गाय का घी आप अपने नाभि में लेपन करें तो यह रामबाण होगा। तो हमने अभी तक आपको जितने भी व्यायाम और प्राणायाम साझा किए, इन सभी व्यायाम और प्राणायाम को उनके क्रम में आप एक निरंतरता बनाए हुए करिएगा। और आपके द्वारा किए गए इस व्यायाम और प्राणायाम से यदि आपके शरीर में कभी पसीना आदि सा उत्पन्न हो तो उस पसीने को पोंछिएगा नहीं, उसे अपने शरीर में ही आप मालिश कर दीजिएगा, मर्दन कर दीजिएगा, क्योंकि आपका यह पसीना आपके शरीर का अपना ही ऊर्जा है जो कि नष्ट हो रहा है। तो इसे आप इसके शरीर पर मार्जन कर देने से होगा यह कि आपके शरीर का एक रक्षा कवच तैयार कर देगा। तो आप इस छोटे से नुस्खे को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि अपान की क्रूरता को कैसे नष्ट किया जाए। चूंकि विस्तार से वीडियो तो यह बहुत बड़ा हो ही चला है, तो हम संक्षेप में ही आपको एक क्रिया बताते हैं, उस क्रिया को करके आप अपने अपान की क्रूरता को नष्ट कर दीजिएगा। बाकी हम किसी अन्य प्रस्तुति में विस्तार से अपान क्या है, अपान कैसे क्रूर होता है और अपान के क्रूर होने पर कौन कौन से परिणाम अथवा रोग स्वतः शरीर में उत्पन्न होते हैं, उन सबको हम विस्तार से उस प्रस्तुति में जानेंगे। किंतु इस प्रस्तुति में आपको संक्षेप में ही साझा कर देते हैं कि कैसे आपका अपान जो कि क्रूर हुआ रखा है, जिसके कारण से आपके शरीर में ये सारे लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, चाहे वो आपके हाई ब्लड प्रेशर के रूप में हो, चाहे शुगर के रूप में हो, चाहे कब्ज के रूप में हो, चाहे वो आलस्य हो, अनिद्रा हो, थकान हो, ये सारी की सारी कमजोरी जो आप फील कर रहे हैं
और आपको लग रहा है कि हमारा शरीर अब संपूर्ण रूप से रोगों से घिरा हमें महसूस हो रहा है, तो आपकी यह जो जीवनी शक्ति कमजोर हुई चली जा रही है, तो आपकी यह जीवनी शक्ति को भी यह एक रसायन के रूप में मजबूती प्रदान करेगा। तो अपान की इस क्रूरता को नष्ट करने के लिए शौच आदि से जब आप निवृत्त हो जाएं, पानी आदि से शौच कर लें, मल मार्ग को धो लें, तब आपको इस क्रिया को आरंभ करना चाहिए। आपको यह क्रिया करने के लिए अपने बाएं हाथ के मध्यमा उंगली का सदैव प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रहे कि मध्यमा उंगली के जो नाखून हो वो खुरदुरे न हो। अगर वो खुरदुरे हो तो उन्हें आप पत्थर आदि पे थोड़ा सा घस लीजिएगा और उसमें मैल गंदगी आदि न छुपी रहे, क्योंकि आपको अपने इसी उंगली से इस क्रिया को करना है। तो इस क्रिया को करना क्या है, कैसे है, अब उसे जानते हैं। तो आप अपने बाएं हाथ के इस मध्यमा उंगली को अपने मल मार्ग में प्रवेश कराएंगे। प्रवेश कैसे कराएंगे, आप जैसे गैस वगैरह पास करते हैं तो आप उस समय अपने गुदा मार्ग पर थोड़ा सा बल दीजिएगा। जैसे कि आप गैस पास कर रहे हैं तो गुदा का मुंह प्रसारित हो जाएगा, यानी कि खुल जाएगा। त्यों ही आप अपने इस बाएं हाथ के मध्यमा उंगली को उस मल मार्ग में प्रवेश करा दीजिएगा। मल मार्ग में ये बड़े सहज ही प्रवेश कर जाएगा और प्रवेश हो जाने के बाद आप क्लॉकवाइज थोड़ी देर और थोड़ी देर एंटी क्लॉकवाइज आपके ऐसे घुमा देने मात्र से आपके मल मार्ग में यदि आपका मल रुका हुआ है तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे आपकी आंत टूट रही है और वो सारा मल एक साथ छोड़ देंगे, स्वतः ही पुनः वो मल बाहर आ जाएगा। तो यह मल जो आपका पुनः बाहर आ रहा है, तो सोचिए इस मल को आप चुरा के रखेंगे तो ये मल सूखेगा और शरीर में और भी सारा रोग को जटिल करेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस क्रिया के माध्यम से अपने अपान की क्रूरता को नष्ट कर देना है। तो इस टेक्निक से तो जब तक आपके मध्यमा उंगली में मल लगता रहे तब तक आप इस क्रिया को करें, और जब मल लगना बंद हो जाए तब इस क्रिया को बंद कर दे। हाँ, यदि आपको बहुत सारा गैस बन रहा है तो आप सरसों का तेल लेके अपने इस उंगली में लगा के एक बार पुनः प्रवेश करा के उसी तरह क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज आप घुमा दीजिए। आपको गैस से सदा सर्वदा के लिए तुरंत ही आराम मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आज की यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अन्य प्रस्तुति में, तब तक के लिए।